नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों से वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज हम देवीलाल पाटीदार सर के साथ यहाँ हैं भारत भवन में, और सर को आज राज्य शिखर सम्मान से सम्मानित किया जाना है। तो सर, आपको कैसा लग रहा है कि इस तरह का सम्मान जिस जगह पे आप हैं उस जगह पे आपको जो प्राप्त हो रहा है, ये गौरव की बात है। एक मध्य प्रदेश के लिए, एक आर्ट फील्ड के लिए, एक भारत सरकार के उसके लिए एक गौरव की बात है। आपकी फीलिंग हम जानना चाहते हैं। दरअसल आप जो सोचते हैं, आप जैसा जीते हैं, आप जो करते हैं, अगर समाज और शासन उसको रिकॉग्नाइज करता है या उसे किसी अर्थ का या सारपूर्ण मानता है, तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होता है। और जाहिर है, इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीवन को और अपने काम को जिस दिशा में और जिस तरह से समायोजित किया है, वो लोगों को और समाज को और कला को उपयोगी लगता है। इसके लिए मैं खुद को भी और मेरे अपने परिवार को, मेरे साथियों को, मेरे गुरुजनों को, सबको आभार मानता हूँ कि मुझे आज मैं जैसा हूँ वैसा होने में उन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। तो सर, जैसे कि आप भारत भवन से बहुत समय से जुड़े हैं, तो स्वामी जी की जो एक पहली मुलाकात थी वो कैसे हुई, क्या इंसिडेंट हुआ? आप फ्लैशबैक में जाके, आप लोगों के पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, तो उसमें से आप जो भी कुछ चीज़ें सुनाना चाहें। दरअसल जिन दिनों हम लोग इंदौर कॉलेज में पढ़ते थे, उन दिनों मध्य प्रदेश सरकार ने भारत भवन बनाने के बारे में प्लान बनाया, और इसके लिए इनको कुछ आर्ट स्टूडेंट को वॉलेंटियर बनाना था। तो इंदौर में जैन साहब प्रिंसिपल थे, उन्होंने कहा कि भोपाल में कोई काम होना है और उसमें वो लोग चाहते हैं कि आर्ट कॉलेज से कुछ लोग जाएं और उसमें शामिल हों। तो मैं, चंदन, आशा शर्मा और इंदौर से और भी एक जन थे, तो हम लोग यहाँ आ गए। तब पहली कौन से बार, सन की बात है सर? ये है 81 की। ओके। तो तब पहली बार स्वामीनाथन को देखा। उसके पहले तक हमने स्वामीनाथन का काम भी नहीं देखा था। ओके। पर उस काम के दौरान उनके साथ रहने का, उनसे बात करने का, उनके साथ आदिवासी एरियो में, ग्रामीण एरियो में जाने का, आने का, इसका उसका सौभाग्य मिला। और ये भी समझ में आया कि कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है या जो बात होती है आर्ट के बारे में, वो और स्वामीनाथन आर्ट के बारे में जो बात करते हैं या कहते हैं या समझाते हैं या आर्ट को जैसे देखते हैं, उसमें बहुत फ़र्क है। ओके। और वो फ़र्कित्व में कुछ ऐसा है या था, अब तो था कहना चाहिए, जो थोड़ा सा मिस्टीरियस था। और वो उनका बात करने का तरीका, चीज़ों को बताने का तरीका और जीवन जीने का तरीका भी बहुत आकर्षित करता था, बहुत सम्मोहित करता था। बिल्कुल। और तब तो मुझे पता नहीं था, पर बाद में मुझे पता पड़ा, मेरे मित्रों से पता चला कि एक कवि गोपीनाथ जी हैं जो थे स्वामी जी के ज़माने में, और वो ये जो तंत्र मंत्र और आगम, इसके सबसे बड़े विशेषज्ञ थे। ओके। और स्वामी जी का उनके पास जाना आना था। Okay. मतलब ये बात स्वामी जी ने कभी खुद नहीं कही हाँ। कि वो आगम के बारे में या तंत्र के बारे में या इसके बारे में कुछ जानते हैं Okay. या उसको प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। पर उनके स्वभाव में और उनके मन मस्तिष्क में कोई एक ऐसी चीज़ वहाँ के कारण आई जो उनको दूसरे कलाकारों से और दूसरे मनुष्यों से एकदम अलग करती है। ओके। और एक चीज़ और, जैसे अभी आपने वो जो आपकी पत्रिका आई है उसमें जो आपने बात कही है, तो वो क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके आसपास होते थे या ये चीज़ें, तो उसके विषय में भी हम जानना चाहते हैं कि वो उस पत्रिका की शुरुआत कैसे हुई, आप कैसे जुड़े, और कितने सारे चीज़ें और भी जो आपने अपने जीवन में बहुत सारी उपलब्धियाँ की हैं, तो उसके विषय में भी आप दर्शकों को कुछ शेयर कीजिए। दरअसल उसमें हम जो चीज़ उस पत्रिका के बहाने लोगों से शेयर करना चाहते थे वो ये है कि स्वामी जी के व्यवहार में हम लोगों ने शुरू में यहाँ देखा है
एक तो बड़े छोटे का, अमीर गरीब का, जाति का, धर्म का, इसका उसका कोई फ़र्क नहीं करते थे वो व्यवहार में। हम लोग तो बच्चे थे, कॉलेज से आए थे, पर जितने प्रेम से वो आपको सुनते थे या आपसे बात करते थे, या हमारे यहाँ सारी ग्रेड के अधिकारी कर्मचारी है, छोटे कर्मचारी भी है, पर किसी कर्मचारी को कभी ऐसा नहीं लगा उनके साथ काम करते हुए कि वो उन्हें कोई छोटा या उस तरह का मानते हैं या ये करते हैं। और ये जो खूबी है एक तरह से बराबरी से सबके साथ जीने की या सबके साथ साझा करने की, ये स्वामीनाथन से सीखने की हमने खुद भी कोशिश की है कि सब लोग मनुष्य हैं और सब लोग मनुष्य होने के कारण समान है और सब में एक समानता का, आदर का, प्रेम का, इसका व्यवहार होना चाहिए। और वो जहाँ, और इसी कारण आपने देखा होगा कि स्वामी जी से जो लोग भी जुड़े रहे हैं या स्वामी जी के साथ जिनका संपर्क रहा है, वो सब लोगों को ऐसा लगता है कि स्वामी जी से उनका बहुत नज़दीक संबंध है ना। तो मेरे नज़दीक संबंध होने का या आपके नज़दीक संबंध होने का नहीं है, असल बात है कि स्वामी मनुष्य मात्र से उतने ही नज़दीक का, उतने ही प्रेम का संबंध बनाने का कीमिया जानते थे। सही। पर एक चीज़ आजकल देखते हैं कि आजकल जो आर्टिस्ट हैं वो पहले के जो आर्टिस्ट हैं उनमें बहुत एक डिफरेंस होता था। वो लोगों के करीब जाते थे या उनसे ऐसा एक संबंध बनाते थे, या किसी को एक जगह पे अगर किसी का ऐसा काम लगता था कि हाँ तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। आजकल ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से थोड़े समय से ऐसा हो गया है कि कोई सब सीनियर अपने में या जूनियर अपने में, तो वो गैप वो कहाँ आपको नज़र आता है, उसको कैसे फुलफ़िल करना चाहिए, उस विषय में आप कहते हैं? दरअसल वो फ़र्क इससे आता है कि आप अपना जीवन कैसे जीते हैं। मतलब आप अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं या सफल बनाना चाहते हैं। अभी हमारे समय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि सफलता को हमने सार्थकता मान लिया, जबकि ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। कोई आदमी पूरी तरह से जीवन में सफल होने के बाद भी एकदम निरर्थक और कचरा हो सकता है। बिल्कुल। और आप जानते हैं हमारे समाज में ऐसे ढेर लोग हैं जो बहुत सफल हैं, जिनके पास सब कुछ है दुनिया का, पर समाज के अर्थ में, देश के अर्थ में, कला के अर्थ में उनका काउंट्रीब्यूशन बिल्ली का मुँह है। सही बात है। तो स्वामी जी जैसे जो लोग हैं वो अपने जीवन को सार्थक करने की दिशा में प्रयत्नरत थे। वो अपनी चिंता, अपने साधन, अपने समय को उस सार्थकता को अचीव करने में खर्च कर रहे थे। हमने कभी उनको कोई भी ऐसा काम करते नहीं देखा जो सफलता के लिए किया जाता है, या सफलता या असफलता उनका विषय नहीं रही कभी। वो बस करने के लिए करते थे। तो ये ऐसे एक मनुष्य का होना सबके आसपास, ये कितना मोटिवेट करता है लोगों को। बहुत अच्छा है। और दरअसल हम लोगों का ये सौभाग्य रहा है कि उनके साथ रहने का मौका मिला, और अभी हमारे आर्ट फील्ड में इस तरह के लोगों का अभाव है। बिल्कुल। सच बात तो ये है कि उस तरह, जिस तरह स्वामी ने पूरे देश के कला जगत को या कला सीन को मोटिवेट किया, दिशा दी, वैचारिक बहसें की, ऐसा आज की तारीख में कंटेम्प्रेरी आर्ट में कोई नहीं है। ये नई पीढ़ी के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि उसे अपनी दिशा देने में, मदद करने, या वो जैसा कला में होना चाहता है वैसा होने में दूसरा आदमी मदद करे। अभी तो हम देख रहे हैं कि लोग अपनी फ़ोटोकॉपी तैयार करवा रहे हैं। बिल्कुल। देश में ढेर सारे कलाकार हैं, उनके संपर्क में आए वो आपको अपनी कार्बन कॉपी बना लेंगे। आप उनके जैसे बोलने लगेंगे, उनके जैसे चलने लगेंगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगेगा। ये बहुत ही आत्मघाती है। बिल्कुल। और ये समझदार लोग कर रहे हैं। ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो है। ये नहीं होना चाहिए। हम स्वामी जी के प्रमाण से ही बोलते हैं कि हम यहाँ जो भी 8-10 कलाकार थे, उनको कभी भी स्वामी जी ने अपने जैसा होने के लिए, बनाने के लिए कोशिश नहीं की। उनके काम में कभी कोई इंटरफेयर उन्होंने नहीं किया। आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, उसकी पूरी स्वतंत्रता उन्होंने हम लोगों को नौकरी में रहते दी है। आज के समय में ये बहुत मुश्किल है कि आपको इस तरह की फ्रीडम और इस तरह का वो कोई इंस्टीट्यूशन आपको दे।
ये तो मैंने कहीं नहीं देखा है कि नौकरी में रहते हुए ऐसे लोग काम कर रहे हों जितनी स्वतंत्रता से यहाँ करते हैं लोग, तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है। ये स्वामी जी के व्यक्तित्व में था, ये सरकार के सिस्टम में नहीं होता है, व्यक्ति में होता है। अगर किसी व्यक्ति में है तो फिर वो सिस्टम में भी आता है, और अगर व्यक्ति में ही नहीं है तो सिस्टम में भी वो नहीं आएगा। इसलिए जो सांस्कृतिक जगहें होती हैं, जो कला के प्लेस होते हैं, जो होते हैं, उसमें व्यक्ति का चयन करने के पहले उसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण होना चाहिए, इवन साइकोलॉजी टेस्ट करवाना चाहिए कि कोई बीमार आदमी तो ऐसे इंस्टीट्यूशन में नहीं आ गया है। बिल्कुल, अगर ऐसे लोग आएंगे तो फिर बीमार कर देंगे, तो वो बीमार कर देंगे, बीमार कर देंगे। और ये फील्ड तो ऐसा है कि बहुत जल्दी लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। सेंसिटिव है। ज़्यादातर कला में, कविता में, साहित्य में, इसमें जो लोग आते हैं वो अतिरिक्त रूप से संवेदनशील होते हैं, और किसी की संवेदना को, किसी के भाव को, किसी की उसकी केयर करना, उसकी चिंता करना, और उसको धीरे धीरे उसके जैसा होने में मदद करना, और आपके देखते देखते वो धीरे धीरे एक पौधे से वृक्ष में बदले, इतना धीरज रखना, बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। हम 2 दिन में या 2 महीने में या 2 साल में सारे परिणाम चाहते हैं, तो पॉसिबल नहीं है। कला के संसार में ऐसा नहीं होता है। ये घोड़ों की रेस में हो सकता है कि 5 मिनट की होती है और 5 मिनट बाद बता दो कि ये पहले नंबर पे आया। ये एक तरह का जुआ जैसा, ये कला जो है जुआ नहीं है। इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। सब लोगों का अपने तरह से जीवन होता है, अपने तरह से काम होता है, और लोग अपने तरह से बेहतर करने की कोशिश भी करते हैं। पर अगर कोई दिशा देने वाला हो, कोई ज़्यादा अनुभवी आदमी हो जो पहले से उनको हिंट कर सके, तो ज़्यादा बिल्कुल। और लेकिन एक चीज़ होता है, कई लोग जो अनुभवी भी हैं, पर समय क्या होता है कि वो उनको चाहते हैं कि वो इस तरह से घिस के आगे बढ़े जैसे ये, लेकिन ऐसा होता है कि उनके अनुभव अगर शेयर करें या उसको सही मोटिवेट करें तो बहुत अच्छे अच्छे लोग आज सामने आ सकते हैं। वो ऐसे भी कमियां हैं कुछ जगह पे। मतलब थोड़ा सा जो अपकमिंग लोग हैं या जो काम कर रहे हैं, उनको खुद पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, क्योंकि कलाओं में जो भी होता है उसका संबंध खुद से होता है। बिल्कुल, तो कोई बना बनाया बात नहीं होता है। मतलब अगर पुरानी बात को उदाहरण लेके बनाए कहें तो वो जो है ना, अपना दीपक स्वयं बनो, बिल्कुल, तो उसमें थोड़ी देर लगती है, क्योंकि जो फैशन है, ट्रेंड है, ये है, उस सब से बाहर आप होते जाएंगे, क्योंकि आपका मन कुछ कह रहा है, हो कुछ रहा है। इससे धीरे धीरे धीरे, पर अगर आप में धीरज है और आप चीज़ों के बारे में निर्णय खुद करना शुरू करें। अगर पूरा देश कह रहा है कि ये आदमी महान कलाकार है, तो बिल्कुल मानने की ज़रूरत नहीं कि महान कलाकार है। आपकी उसकी कृति देख के, उससे मिल के, उससे बात करके आपको व्यक्तिगत तौर पे ये अनुभव हुआ है क्या कि उसमें कुछ ऐसा है जो वाकई देव दुर्लभ है और कोई बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप मानिए। और नहीं तो सिरे से आप किसी भी महान को कलाकार तक मानने से मना कर खारिज कर सकते हैं। आप मानिस कर, पर इसके लिए जिस साहस की ज़रूरत होती है अपने अंदर, बिल्कुल, उसका अभाव है लोगों में बहुत। मतलब गैलरी में या मार्केट में या ऑक्शन में कोई चीज़ आती है, कुछ अप हो जाता है, किसी का महंगा बिक जाता है, तो हमको लगता है शायद ये कला है या ये कला है, जबकि इन सब चीज़ों का जिसे हम शुद्ध कला कहते हैं, वो उसका कला से बहुत संबंध नहीं है। उसकी व्यवहार की और बाजार और सर्वाइवल और वो सब अलग प्रश्न है, और कला बिल्कुल अलग प्रश्न है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा खुद निर्णय करो। होगा, आप एक बार हो सकता है गलत निर्णय हो, तो 2 साल बाद आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। पर चीज़ों के बारे में विचार खुद करना चाहिए। जो बनी बनाई मान्यता है या प्रोपोगंडा करके कुछ लोगों के बारे में कुछ बना देते हैं, उससे बचने की ज़रूरत है। उससे अपने को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, और अपना काम पूरी ईमानदारी से, जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिमाग कहता है, उसके आधार पे ही करना चाहिए। क्योंकि किसी भी कृति में अगर आप खुद नहीं हैं तो फिर उसमें कुछ नहीं है। क्योंकि आप जब खुद होंगे तब उस आपके बहाने आपका सराउंडिंग, आपका बैकग्राउंड, आपका धर्म, आपका देश, सब कलाकृति में इंटर तब होंगे जब आप होंगे। अगर आप ही नहीं हैं तो फिर उसे कला भी क्यों कहेंगे।
बिल्कुल। तो एक कलाकार को अपने कला क्षेत्र में व स्टूडियो में कितना समय देना चाहिए? ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत समय देते हैं, तो रेगुलर प्रैक्टिस करना कितना ज़रूरी है? ये हमारे दर्शक जो नए विद्यार्थी हैं या स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये है। दरअसल इस प्रश्न को थोड़ा सा इस तरह भी देख सकते हैं कि आपको एक कलाकार के तौर पे सतत 24 घंटे सजग रहने की ज़रूरत है। बिल्कुल। 24 घंटे सृजनरत रहने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सजग नागरिक की तरह, एक सजग मनुष्य की तरह, एक सजग कलाकार की तरह अपना जीवन जिए, तो आपको अपने आसपास कुछ भिन्न चीज़ें भिन्न तरह से दिखना शुरू होगी। और उसमें अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि दर्ज करने के काबिल है या उस पर कुछ रचना चाहिए, तो फिर उसको अपने तरह से आप संभव करें। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे कोई एक आइडिया है या कोई एक इमेज है, तो वो आपको जीवन जीते वक्त हासिल होती है, पर उसे एग्जीक्यूट करने के लिए जिस स्किल की ज़रूरत होती है, जिस अनुभव की ज़रूरत होती है, माध्यम को बरतने के लिए जिस कौशल की ज़रूरत होती है, तो वो तो आपको तब हासिल होगा जब आप उतने दिन और उतने घंटे काम भी कर रहे हो। तो इन दोनों का कोई फिक्स अनुपात नहीं है, पर इन दोनों में ही आपकी महारत होना चाहिए। मैं इस बात को इस तरह कह रहा हूँ कि जो संवेदनशीलता है यही कृति के जन्म का कारण होती है। बिल्कुल। और उस संवेदनशीलता से आप जो महसूस करते हैं, उस महसूस को फिर रूप और स्वरूप देने के लिए माध्यम या स्किल या हुनर की ज़रूरत होती है। तो इन दोनों में लगातार अपने को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। पर मेरा आरोप ये है कि पिछले 30 साल में जो रचना हो रही है, खास करके चित्र में, शिल्प में, वो गैलरी में आर्ट को देख के आर्ट बन रही है। ओके। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन आप जी रहे हैं, आपका घर है, परिवार है, आपका परिवेश है, आपका समाज है, उसमें जो जीवन जीते हुए आपको जो अनुभव हो रहा है, उससे कृति बनाना चाहिए। कृति को देख के कृति बनाने से नहीं होगा, क्योंकि जीवन छूट जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिस समाज में हम रहते हैं उसमें जो हमें आँख से दिखाई देता है वो नहीं, जब हम आँख बंद कर लेते हैं वो जो मन की आँख से दिखता है और जो महसूस करते हैं उसे हमें रूप देना होता है, उसे स्वरूप देना होता है, उसे अंकित करना होता है। किसी भी तरह करें, कोई भी विधि हो, जितने भी प्रचलित तरीके हैं अपने को व्यक्त करने के, उसमें से जो तरीका आपको सूट करता है आप अपने को एक्सप्रेस करें, पर जो आपने अनुभव किया है उसे, जो आपने देखा है उसे नहीं। जी, अनुभव से ही मेरे ख्याल से ये जो भी हम कृतियाँ ये करते हैं वो अपने अनुभव ही निकलते हैं। अनुभव ही होना चाहिए। और दूसरा, एक हम अगर मार्केट की बात करें कि जैसे सिरेमिक मार्केट हो या आर्ट मार्केट हो, वैसे बहुत से लोग हैं ना बात करना चाहते ही नहीं है इस विषय में। मैंने देखा है कि आप अगर आपका कोई ये वक्त जा रहा है या गया हो तो लोग उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो ये क्या धारणा है वो हम जानना चाहते हैं। दरअसल बहुत सारे लोग तो अनसिक्योरिटी के कारण नहीं बात करते। जैसे मान लो मेरा कोई बायर है तो मैं दूसरे को उसको इसलिए इंट्रोड्यूस नहीं करता है कि ऐसा ना हो कि उसका काम उसको ज़्यादा पसंद आ जाए और मेरा बाद में बिके ही ना। तो ये सब बहुत महत्व की चीज़ें नहीं है, चूँकि फील्ड में है ऐसा होता है। हम तो यहाँ तक जानते हैं कि पति पत्नी दोनों आर्टिस्ट है और पत्नी ने अपना बायर कभी नहीं मिलवाया पति से। तो ऐसे समाज का क्या करोगे, और ऐसी प्रतियोगिता का क्या करोगे, और ऐसे पैसे का क्या करोगे। और एक दूसरा चीज़ जो जैसे सिरेमिक का जो एक मार्केट है, हम बेसिकली हम उस पर बात करते हैं कि जैसे पेंटिंग का तो एक बड़ा मार्केट जो सबको दिखता है, सिरेमिक का किस तरह का मार्केट है? सिरेमिक का भी मार्केट है, क्योंकि ये शुरू से ही इंटीरियर और ये वो यूटेंसिल के साथ जुड़ा रहा है। तो और चूँकि करने वाले बहुत कम है तो सिरेमिक बिक जाता है। उसके कलेक्टर भी है।
मतलब अलग से कलेक्टर अपने दिल्ली में एक कुब्बा साहब करके है, वो सिरेमिक के बहुत बड़े कलेक्टर है, दुनिया भर का काम है उनके पास। अपने देश के सारे जो भी प्रमुख सिरेमिक आर्टिस्ट है सबका काम उनके पास है। तो ऐसे और लोग भी हैं जो पर्टिकुलर सिरेमिक को कलेक्ट करते। सिरेमिक को प्लेटफॉर्म देने के भी इस बीच में बहुत सारी जगहें नई बनी है जो सिरेमिक सेंटर के तौर पे डेवलप हो रही है। आर्टिस्टों ने भी बहुत सारे स्टूडियो है जिनको कम्युनिटी स्टूडियो में बदला है, और अभी देश में सिरेमिक में बहुत अच्छा काम हो रहा है, और मार्केट में भी अब जाके उसको हायर प्राइस भी मिल रहा है। पहले क्या था, ये जो फाइन आर्ट है और सिरेमिक है ये दोनों अलग अलग थे। बिल्कुल। भारत भवन ही वो चीज़ है, या भारत भवन वो इंस्टीट्यूशन है जिसने सिरेमिक को फाइन आर्ट की तरह और म्यूज़ियम में पहली बार जगह दी, और इससे पूरे देश के माहौल को बदला। और सिरेमिक जो है वो एक अलग दुनिया थी, फाइन आर्ट अलग दुनिया थी, उन दोनों को एक किया। और अभी हमारे देश में 20 ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने को आर्टिस्ट कहते हैं, सिरेमिस्ट नहीं, है ना। पर आज से 30 साल पहले ये था कि वो लोग अपने को सिरेमिक या पॉटर कहते थे, आर्टिस्ट नहीं कहते। पर अब ऐसा नहीं है, धीरे-धीरे अब हाँ अब बदल रही है, और उसमें भारत भवन का बहुत मेजर रोल है। बिल्कुल, यहाँ बहुत दिग्गजों ने काम किया है जो आज बहुत अव्वल दर्जे। देश के सारे बड़े सिरेमिक कलाकार भारत भवन आए हैं और उन सब ने काम किया है, और मुझे सौभाग्य मिला है उन सबको देखने का, उनके सीखने का, उनके काम करने के प्रक्रिया को जानने का, और मैं इस मामले में अपने को खुशकिस्मत मानता हूँ। जैसे अभी ज्योत्सना मैम हमारे बीच नहीं है, वो भी यहाँ आए हैं, तो उनका कोई इंसिडेंट जो आप शेयर करना चाहें? ज्योत्सना मैम बहुत पर्टिकुलर है बहुत सारी चीज़ों में, वो अपने काम को लेके, मटेरियल को लेके, हाइजीनिक और वो ग्लेज और स्लेम और फायरिंग में जो गेज बनती है, ये है वो है, उनका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ही अलग तरह का था। पर उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। दरअसल उन्होंने ही जो पॉट है और जो शिल्प है, तो पॉटरी को शिल्प में कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया है वो ज्योत्सना बेन के काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और एक अर्थ में ये एक और भी महत्वपूर्ण चीज़ है कि पारंपरिक रूप से हमारे देश में जो ट्रेडिशनल पॉटर है वो शिल्प भी बनाते थे, थ्रोइंग करके फॉर्म बना के उसको मोल्डिंग करके और उस पर कुछ पेस्टिंग करके, कार्विंग करके और अपना शिल्प करते थे। तो उस पारंपरिक टेक्निक को ज्योत्सना बेन ने बहुत अच्छे से कंटेम्प्रेरी सेंसिबिलिटी के साथ और दुनिया भर के आर्ट को और सिरेमिक को देखने जानने के बाद, वो जो चूँकि बड़ौदा के जिस माहौल में वो थी और कॉलेज में थी, तो जो फाइन आर्ट है वो और जो सिरेमिक है वो, उन दोनों के बीच में एक पुल का काम जिन कलाकारों का करता है, उसमें ज्योत्सना बेन की बहुत महत्वपूर्ण जगह है। बिल्कुल। और दूसरा एक चीज़ और है कि अभी जैसे एक डिज़ाइन के मामले में या पॉट के मामले में डिज़ाइन बहुत सारे अलग, एकदम सिंपल फॉर्म हम देखते हैं कि जो पहले व्हील पे होता था, प्लेटें बनती थी, वो प्लेटें कहीं आजकल बेलन से बन के प्लेटर जैसा हो गया, वो उसका कोई फॉर्म का कोई ये नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट जैसा फॉर्म, तो वो प्रचलन बहुत ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई एक नई धारणाएं शुरू हो? दरअसल फ्री हो रहे हैं लोग। दरअसल वो जो प्रेशर है परफेक्ट डिज़ाइन का, परफेक्ट थ्रोइंग का, परफेक्ट उसका, वो एक बंधन की तरह होता है। शुरू में लोगों ने उसको हासिल करने के लिए बहुत स्ट्रगल की, बहुत वो किया, उन लोगों ने उसको हासिल भी किया। उसका स्किल भी लोगों ने हासिल किया। पर अब लोगों को लगा कि वो है तो अल्टीमेट स्किल ही ना, उसका आर्ट से बहुत सीधा वो नहीं है। मतलब अगर आप बहुत अच्छी थ्रोइंग जानते हैं तो आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर ये समझने में 30 साल लग गए लोगों को, और जो 30 साल पहले अपने को पॉटर कहते थे अब बिल्कुल नहीं कहते, अब वो अपने को आर्टिस्ट कहते हैं। और इस बात को बहुत गर्व से बताते हैं कि मुझे तो 20 साल हो गए पहिए पे बैठे, पर पहले नहीं था, वो रोज़ सुबह पहिए पे बैठते थे। बिल्कुल। तो ये एक चीज़ होता है। और दूसरा एक चीज़ मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े घरों में अभी जो स्टेनलेस स्टील या जो मेटल के बर्तन थे वो हटा के लोग टेराकोटा की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। तो मेरी ये एक प्लानिंग है, मैं एक टेराकोटा स्कूल खोलना चाहता हूँ, देखेंगे इन फ्यूचर क्या होता है। तो ऐसे बहुत से चीज़ें हैं जो छोटे छोटे जगह पे छोटे छोटे कुम्हार हैं, वो लोग सिर्फ गमले और मटके तक ही सीमित न रहें, वो चीज़ों को और आगे बढ़ाना चाहिए, करना चाहिए। मेरा वो प्लान है कि मैं फाउंडेशन के माध्यम से ये चीज़ें करना चाहता हूँ, देखेंगे सपोर्ट क्या मिलता है क्या नहीं।
तो वो चीज़ें हैं ना, वो मेटल से आजकल टेराकोटा या इन सब चीज़ों में वो चीज़ें ज़्यादा जा रही हैं जो कि नॉर्मल है, तो वो उसका भी एक अलग तरह से दरअसल जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये पूरा जगत पंचतत्वों से बना है। जी। टेराकोटा माध्यम पंचतत्वों से ही संचालित और अपनी देह धरता है। हम खुद भी पंचतत्व ही है, बिल्कुल। है ना, हमारा पूरा शरीर। हम में और टेराकोटा में फ़र्क यह है कि हम में एक चेतना भी है ना, जो जीवन के साथ आती है। पर जब हम टेराकोटा में काम करते हैं और उसमें जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो जब दूसरे आदमी को दिखाई देना और सुनाई देना शुरू होता है तो चेतना उसमें भी आ जाती है, बिल्कुल, है ना। तो एक तरह से ये जो माटी की देह और माटी का लोक और माटी की वो माध्यम पर्यावरण के लिए भी, हमारे स्वास्थ्य के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, उस सब के लिए बहुत बेहतर है। और हजारों साल से दुनिया उस माध्यम में अपना जीवन यापन करती रही है, उसी के सहारे यहाँ तक आई उसी है। से शुरू हुआ। सिरेमिक तो हमारे यहाँ बहुत नई चीज़ है और इसमें ये जो ओवर हीटिंग होती है इसके कारण इसका फिर वापस मिट्टी में मिल जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो एक तरह से जैसे प्लास्टिक प्रकृति और पर्यावरण के बहुत अनुकूल नहीं है, ऐसे सिरेमिक भी ओके, कहीं न कहीं एक रोड़ा है। ये इतनी जल्दी उसमें डिज़ोल्व नहीं होता है जितनी जल्दी टेराकोटा या वो हो सकता है। सर एक पोर्सिलेन भी होता है, हाँ हाँ, वो क्या? इसी के ग्रेड इसी मतलब उसमें क्ले का परसेंट नहीं होता, स्टोन का परसेंट बढ़ता है। जैसे बोन चाइना भी होता है, पोर्सिलीन भी होता है। तो प्रक्रिया यह है कि जिस मिट्टी से आप बना रहे हैं उसमें क्ले कितना है। अगर 75% से ज़्यादा क्ले है तो वो अर्दनवेयर की तरह आएगा। क्ले और पत्थर आधा आधा है तो उसको अपने स्टोनवेयर की तरह लाना शुरू करेंगे। और क्ले पूरी तरह से बाहर करके सिर्फ स्टोन पाउडर और इनसे हम करेंगे तो फिर पोर्सलिन और उस तरफ जाएंगे। ओके, तो इसमें एक्सपेरिमेंट की संभावनाएं कितनी हैं? खूब है। आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई जो सारे मटेरियल, सारे ग्लेज, सारे टूल, सारे रंग रोगन ये वो। अभी कुछ साल में सिरेमिक भी ऐसा हो जाएगा कि आप आर्ट मटेरियल के शॉप पे जाइए, सारी चीज़ें खरीदें और आप करिए। ओके, पर इसी से एक दूसरी समस्या खड़ी हो रही है कि बहुत एकरूप होता जा रहा है दुनिया भर का काम। मतलब हर देश के काम का अपना जो फ्लेवर होता है, वहाँ की मिट्टी का अपना जो फ्लेवर होता है, वहाँ के रंगों का जो अपना एक अलग रंगत होती है। जैसे इंडियन रेड अलग होता है, चाइनीज़ रेड अलग होता है ना। तो ये जो एकसापन है ये कला के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। हाँ, मतलब जो उसका लोकल है, identity हाँ, दिखनी होनी चाहिए। और है कल्चरली, अगर हम सब देश इतने हैं, सबकी अपनी परंपराएं, अपना एस्थेटिक है, अपना वो है, तो फिर उसके साधन, उसके टूल और उसके रंग भी आपके अपने होना चाहिए। बिल्कुल। जैसे मेरे को अभी अचानक जैसे आपने ये बात कही तो मेरे को ध्यान आ रहा है कच्छ के जो वो कितना अच्छा है। लाल के ऊपर हाँ, ब्लैक हाँ, और वो वाइट बहुत से, बहुत अच्छा है। तो वो कच्छी टेराकोटा पॉट के नाम से ही वो फेमस। इवन वो इतना सुंदर है कि ये जो जिसको हम एशियन बेल्ट कहते हैं, इसमें पिछले 5000 साल से वो होता है। ओके, और जो कच्छ में अभी जो लोग कर रहे हैं, इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो ब्लैक के लिए, वाइट के लिए, वो मटेरियल भी वही है जो सिंधु घाटी की सभ्यता की खुदाई में जो पार्ट निकले हैं उन पे जो स्लिप लगाई है, जो डेकोरेशन किया है, जो मोटिव किए हैं। तो इतना बढ़िया ट्रेडिशन है वो, और इतने हजारों साल से है और अभी भी प्रैक्टिस में है। मतलब हमारे देश की ब्यूटी ही यही है कि हमारे यहाँ अतीत कुछ नहीं है, जो अतीत में है वो वर्तमान भी है। जी, बिल्कुल। यही वो है। और दूसरा एक चीज़ लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो सपोर्ट होता है वो कितना ज़रूरी है एक कलाकार के लिए, चाहे वो बाहरी सपोर्ट हो या पॉलिटिकल सपोर्ट हो या यूँ बोले सीनियर आर्टिस्टों का सपोर्ट हो, कितना महत्वपूर्ण होता है कलाकार के लिए? बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल हम लोग जानते हैं हमारा समाज जिस तरह का है, तो पहले तो कोई आदमी आर्ट की दुनिया में आए तो सबसे पहले विरोध घर में ही शुरू हो जाता है कि कुछ और अच्छा काम करो। बिल्कुल, है ना, कहाँ जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो करो। तो ऐसा लड़का जिसको घर से ही उस लाइन में आने के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, फिर उसको समाज में भी सपोर्ट न मिले तो बहुत मुश्किल होती है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश का सौभाग्य तब होगा जब जो लोग कला में आना चाहते हैं, जो जिनका स्वभाव और जन्म ही कला के लिए हुआ है, उनको काम करने का माहौल
काम करने की जगह, फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब अगर हम ऐसा कर सके कि यंग आर्टिस्ट को 10 साल उसका अपना फॉर्म और उसका अपना आइडिया डेवलप हो, तब तक अगर हम उसे पेट्रोनेज कर सके और जीवन यापन की जो जद्दोजहद उससे मुक्त कर सके, तो हम हमारे देश में कलात्मक रूप से एक ऐसा संसार खड़ा कर सकते हैं जो पूरी दुनिया के बरक्स ये बता सके कि ये एशियन या भारतीय कला है और ये इसकी ग्लोरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो जीवन यापन की जद्दोजहद है ना, उसी में बहुत सारे लोग भटक जाते हैं और वो भटकाव फिर वो कला के क्षेत्र से दूर करता है। दूर से उसके कारण बहुत सारे छोटेपन भी पैदा होते हैं। दरअसल क्या है, कोई आदमी बहुत बार स्थिति परिस्थिति उससे छोटापन करवाती है ना। स्वभाव से आदमी छोटा नहीं करना चाहता, पर उसकी परिस्थिति ही अलो नहीं कर रही है उसको। तो मालिक करे कि ऐसा माहौल बने, ऐसे शासन से भी समाज से भी कुछ हो कि जो रचना चाहते हैं उन्हें रचना का माहौल, रचना पे समर्थन और सहयोग हासिल हो। बिल्कुल, वो किसी भी माध्यम का रचनाकार हो, सिर्फ विजुअल आर्ट की बात नहीं, कोई साहित्य में काम करना चाहता, नाटक में काम करना चाहता, तो वो कर सके और रोटी की और रहने खाने की जद्दोजहद से कुछ 5 साल 10 साल तक वो स्वतंत्र रह सके, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। वाकई 10 साल तो अगर वाकई मेहनत कर लिया और वो फिर उसके लिए वो खुद रास्ता बना लेगा। तो सर, अब हम आपको बहुत बहुत एक बार फिर से शुभकामनाएं देते हैं आज के शिखर सम्मान के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय निकाला इस बात। अरे नहीं, बहुत ही अच्छा है, आपका भी बहुत आभार। और मालिक करे कि थोड़ा सा माहौल बने और लोग ज़्यादा आत्मविश्वास से, ज़्यादा भरोसे से और ज़्यादा सच्चाई से अपना काम कर सकें। धन्यवाद।